हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काइनॉमिक्स एकेडमी पर, है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने कल स्टार्ट करा था टॉप 200 क्वेश्चंस और उसके मॉक सीरीज के बारे में बताया था मैंने, और मैंने डिस्कस भी करा था 25 क्वेश्चन उस वाले वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले जाके वो वीडियो एक बार देख लीजिए ताकि आपका 200 क्वेश्चंस का पूरा सीरीज है वो कंप्लीट हो सके। और इसे जरूर देखें क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके एक अच्छा क्वेश्चन पैटर्न तैयार करा है ताकि आप लोगों के सीयूटी एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल कर आए, है कि नहीं। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि अब 26 वाले क्वेश्चन से होगा। तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को सीयूटी और 2023 के लिए पूरा एक प्लेलिस्ट चाहिए तो वो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। बोला जाए कहाँ बनाया हुआ है भाई, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सर्च कीजिएगा। अगर आप सर्च कीजिएगा कि इको और बीएसटी, क्या कीजिएगा, इको और बीएसटी सर्च कीजिएगा। इको और बीएसटी, इको और बीएसटी सर्च कीजिएगा, सीयूटी इको और बीएसटी, तो आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड कर वहां मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी हमारा है, और उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं और एक उसी जोश और उसी जुनून के साथ। तो 26 क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं फटाफट। तो 26 क्वेश्चन में ये बोला गया कि फॉर द कंज्यूमर टू रिकॉग्नाइज हाउ मेनी कमोडिटी ही और शी शुड बाई विच अप्रोच इज यूज्ड। मतलब एक तरीके से बोला जाए एक जो कंज्यूमर है वो कितना खरीदे, कितना बाई करे, वो किस चीज पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे या जैसा कि मैंने पढ़ाया है, अगर वो सब सारा अगर आप लोग देख लोगे सीयूईटी 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर, तो वहां पर आप लोगों को बहुत मजे तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर बोला गया कि एक कंज्यूमर है कोई पर्टिकुलर कमोडिटी अगर बाय करता है तो उसको किस अप्रोच पर जाना चाहिए। तो इसमें बोला जा रहा है यूटिलिटी अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व। देखो अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल शांति से समझना है क्या होता है सेटिस्फैक्शन लेवल। अगर मान लो कोई ये बंदा अगर 5 एप्पल खा रहा है, उसमें अगर संतुष्टि उसे उतना नहीं मिल रहा जितना होना चाहिए, लेकिन 6 एप्पल खा रहा है तो इसकी संतुष्टि पूरी हो गई। इसका मतलब क्या है, इसकी यूटिलिटी लेवल कितनी है, 6 एप्पल की यूटिलिटी लेवल है। एक तरीके से हम लोग यूटिलिटी को किससे मेजर करते हैं, यूटिल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये सब सारा मैंने एक्सप्लेन भी करा है, अगर आप लोग यहाँ भी जाके देख सकते हैं। और दूसरा होता है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व मैंने कल भी बताया था, अगर आप लोग वो वाला वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे तो मैंने वहां बताया था, बताने की कोशिश करी थी क्या, कि भाई इंडिफरेंस कर्व जैसे जैसे हाइयर चला जाता है, जैसे जैसे लोग अगर जैसे जैसे कंज्यूम करते चले जाते हैं वैसे इंडिफरेंस कर्व हाइयर होता चला जाता है, और वहां से कंजम्पशन लेवल या सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होता चला जाता है। तो एक तरीके से कंज्यूमर को ये दोनों अप्रोच लेके चलना चाहिए, बोथ यूटिलिटी अप्रोच एंड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, है कि नहीं। आई होप सो पहला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया कॉलम ए है और कॉलम बी है, ठीक है। इसमें बोला गया कि मैच द फॉलोइंग, क्या है दोनों को मैच कीजिए। अब मैच करने का बारी है भाई, तो अब क्या मैच किया जाए इसमें। तो मैच करने का सही तरीका है रिडक्शन इन अ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, क्या होता है, डिवैल्यूएशन होता है कि नहीं। अगर बोला जाए तो ये सही बात है कि अगर डोमेस्टिक करेंसी में मान लो कि आपके डोमेस्टिक करेंसी क्या है, हमारा रुपया है, अगर रुपया का वैल्यू डिवैल्यू हो जाता है, मान लो कि $1 पहले वैल्यू था 60 रुपीज या 80 रुपीज मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब $1 के बराबर 70 रुपीज हो गया, या फिर बोला जाए एक 90 रुपीज हो गया। मतलब क्या, एक तरीके से रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, है कि नहीं, कि रिडक्शन कर दिया गया, ये 90 रुपीज कर दिया गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डिवैल्यूएशन हो गया। क्या हो गया, डिवैल्यूएशन हो गया। तो आई होप तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, डिवैल्यूएशन वाला, और बाकी सारा आंसर गलत है। तो यहाँ डिवैल्यूएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डेलिब्रेट इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, उससे इंक्रीज हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट बाय द गवर्नमेंट विच फॉलो अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। और यहाँ पर कौन सा, दो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता था। एक्सचेंज रेट सिस्टम यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, एक्सचेंज रेट सिस्टम दो होता था, एक होता था फिक्स्ड, एक होता था फ्लेक्सिबल। तो ये किसके अंदर आता है, फिक्स्ड के अंदर आता है। कौन कर रहा है, ये गवर्नमेंट कर रहा है। तो आई होप सो ये कंप्लीट होगा 27 पे क्वेश्चन। अब आते हैं 28 क्वेश्चन में बिना कोई देरी किए हुए। 28 क्वेश्चन में क्या बोला गया, 28 क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है, मतलब अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लीड्स टू अ इंक्रीज इन द क्वांटिटी, मतलब क्या कि जब प्राइस में कमी आएगी तो क्वांटिटी जो रहेगा वो क्या होगा, लीड्स टू अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी। बोला फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लीड्स टू अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, इट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कि जब प्राइस कम हो जाता है तो अगर लोग क्वांटिटी भी कम खरीदने लगे तो हम लोग इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। मतलब सप्लाई क्या किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, मतलब सप्लाई उतना नहीं किया जा रहा है जितना करना चाहिए। एक होता है, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में दोनों ऊपर हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। एंड देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, और वहां डाउनवर्ड मूवमेंट होता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आई होप सो ये 28 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होगा। अब आते हैं 29th क्वेश्चन में। 29th क्वेश्चन क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज अ इंक्रीज इन डिमांड। इसमें से कौन सा जो है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिमांड के चैप्टर को डिस्कस करें, तो अगर वहां आप लोग जाके देख सकते हैं भाई, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि CUET 2023 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, और साथ ही साथ पीछे नीचे लिखा हुआ है इको और BST, तो वहां जाके आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप CUET 2023 बाय सुनील सर सर्च करोगे तो वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज अ इंक्रीज इन द डिमांड, कि डिमांड में इंक्रीज कैसे होता है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम देखिए, नीचे आपका जो स्क्रीन होगा वहां पर दिखाई दे रहा होगा टेलीग्राम, तो कौन सा टेलीग्राम चैनल है हमारा, स्काइनॉमिक्स एकेडमी, तो वहां से जाकर भी PDF अवेल कर सकते हैं। वहां पर प्रॉपर PDF में देता हूँ, कमेंट बॉक्स के नीचे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में प्रोवाइड नहीं कराता हूँ, क्योंकि बच्चे एक तरीके से मैं चाहता हूँ कि एक माहौल क्रिएट हो वहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज अ इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड कैसे होता है, तो यहाँ पर बोथ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, अगर सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस में इंक्रीज हो गया, मतलब मान लो कि टी के प्राइस में इंक्रीज हो गया, तो कॉफी क्या होगा, अपने आप उसका डिमांड जो होगा वो बढ़ जाएगा, है कि नहीं, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में पड़े थे हम लोग। अब डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, अगर इंफीरियर गुड्स मतलब बहुत चीप सामान में अगर प्राइस में गिरावट आता है, ठीक है, प्राइस में गिरावट आता है तो क्या होगा, या फिर बोला जाए कि इनकम में गिरावट आ जाता है, बोलते हैं इनकम, तो वो और सामान खरीदेगा उसका, क्योंकि उसका इनकम पहले से चीप सामान खरीद रहा था, अब और इनकम उसका डिक्रीज हो गया, तो उसका क्या हो जाएगा, डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स विल इंक्रीज। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है हमें बिना कोई कंफ्यूजन के, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो आई होप सो ये वाला कंप्लीट होगा। एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, नीचे दिया गया है, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, ठीक है। 31 क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि GDP डज नॉट एग्जिबिट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, जो GDP होता है वो स्ट्रक्चर को एग्जिबिट नहीं करता है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट राइट है, तो यहाँ पर बोला गया है कि ऑप्शन 1 जो हमारा राइट है, कि बोथ assertion A एंड रीजन R आर ट्रू एंड रीजन R इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A। मतलब जो R के पास दिया गया है, मतलब ये A था कि GDP डज नॉट एग्जिबिट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। If I increase in a GDP mainly due to the increase in a production of a war equipment and animation in such it cannot improve a welfare, सिंपल सी बात है कि देखो हमेशा GDP वेलफेयर नहीं लाता है, क्योंकि GDP तो रुपया का या बोला जाए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को डिनोट करता है कि आपके देश में कितना पैसा आया कितना पैसा गया, ये वो सब सारी चीजें, लेकिन वेलफेयर के लिए नहीं वो चीज किया जाता है। तो आई होप सो ये चीज यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो आपका क्या होगा, बोथ एसेशन और एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि डज नॉट एग्जिबिट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, हमेशा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में एग्जिबिट नहीं करता है। अब यहाँ मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया आप लोगों को मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में, छोटा सा, कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है, हाईली डिफरेंशिएबल प्रोडक्ट रहता है, क्यों, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में फ्यू मतलब एक तरीके से मेनी बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं, और उसको एक फ्यू अमाउंट ऑफ गुड्स, मतलब जो बहुत कम गुड्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, उस तरीके के अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगर कोई आ रहा है तो लो बैरियर ऑफ एंट्री एग्जिस्ट नहीं होता है, और नॉन प्राइस कंपटीशन, यहाँ प्राइस की कंपटीशन बहुत कम होती है। तो आई होप सो मोनोपोलिस्टिक वाला भी समझ में आ गया होगा, ऊपर वाला भी कॉन्सेप्ट ये वाला भी कॉन्सेप्ट। अब आते हैं 32 क्वेश्चन में। 32 क्वेश्चन क्या बोला, देखो सेशन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ बोला गया फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर ऑल द वर्कर्स हु आर एबल टू वर्क एट अ विलिंग वेज गेट एम्प्लॉयमेंट एट अ प्रिविलेज वेज रेट, मतलब कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनको जो भी काम करने के बदले जो भी वेज रेट मिल रहा है उससे वो संतुष्ट है और वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, पहला पॉइंट। अब आता है तो ये जो ए असर्शन है वो तो हमारा ट्रू है। अब रीजन 2 क्या है, रीजन देख लेते हैं। सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज अचीव्ड ओनली व्हेन द इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम, जरूरी नहीं है कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है तभी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होगा,
हो सकता है कि कभी कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ना हो, उसके बाद भी जो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा 3 करेक्ट होगा। असर्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज फॉल्स। इसके लिए जो रीजन दिया गया वो सही नहीं है। तो आई होप सो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हमेशा होता है। ऐसा नहीं कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई हो तभी फुल एम्प्लॉयमेंट हो, उसके अलावा कभी होगा ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 33 में ये बोला गया कि भाई आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर्स ऑफ कॉलम ए और बी। कॉलम ए और बी में कौन सही आंसर है? तो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही है कि 4 का डी क्या कि जो इंपोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट, तो अनफेवरेबल बैलेंस ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड कब हो जाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड कब हो जाता है? जब हमारा जो इंपोर्ट होता है, क्या होता है? जब हमारा जो इंपोर्ट होता है वो बढ़ जाता है एक्सपोर्ट से। ठीक है, तो हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारे कंट्री के लिए घाटा होगा। तो वहां पर क्या होगा? एक बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो वो एक तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन होता है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो आई होप सो ये भी कंप्लीट होगा आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब आते हैं 34th क्वेश्चन में। 34th क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो आइडेंटिफाई द टू कर्व्स विच स्टार्ट्स एट अ सेम पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। कि दो कर्व का नाम बताइए जो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, एक तरीके से बोला जाए। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। जो टीएफसी और टीसी मतलब जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और जो टोटल कॉस्ट है, वो क्या होता है? एक फिक्स्ड लाइन से क्या होता है? सेम पॉइंट एट अ वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि टू कर्व्स विद स्टार्ट सेम पॉइंट इन वाई एक्सिस आर द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। एंड टीसी जो होता है, वो टीसी का टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अगर आ गया तो टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारा क्या होता है? टोटल कॉस्ट का। सिंस जीरो इज द लेवल ऑफ आउटपुट। क्यों? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होता है। अगर आप देखेंगे ये लाइन तो यहाँ से स्टार्ट होता है इनका, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये बात याद रखिएगा दोनों के, टीएफसी और टीसी दोनों का लाइन जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है वाई एक्सिस, क्योंकि ये क्या होता है? वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। आई होप तो 34th क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा आपका। अब आते हैं 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन में क्या बोला गया? फटाफट पढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड कैन डिक्रीज। एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो डिक्रीज हो सकता है। एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो सकता है कब? जब राइज इन द बैंक रेट, कि बैंक रेट में अगर इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, बैंक रेट में अगर बैंक रेट बढ़ जाता है, बैंक रेट बढ़ जाता है मतलब क्या? लोन वगैरह क्या हो जाएगा? लोन वगैरह महंगा हो जाएगा। लोन वगैरह महंगा हो जाएगा तो लोग कम लेंगे लोन। लोन क्या करेंगे? लोग कम लेंगे, उससे क्या होगा? डिमांड में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा। लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो डिमांड कैसे करेंगे? तो आई होप तो ये बात भी कंप्लीट होगा आपका, इसमें कोई डाउट नहीं। 35th वाला क्वेश्चन में अब आते हैं 36th क्वेश्चन में। 36th में क्या बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिगार्डिंग द बेनिफिट ऑफ द जीएसटी। इसमें से कौन सा है जो बेनिफिट नहीं कर रहा है जीएसटी से रिलेटेड? इसमें बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 है, वो हमारा करेक्ट आंसर है कि all indirect tax in the state and central level is all has been included in a GST। कि देखो सारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किसमें जो है वो स्टेट और जो सेंट्रल लेवल पर है वो इंक्लूडेड अगर रहेगा तो वो हमारा क्या एक तरीके से वो बेनिफिटेड नहीं है। क्योंकि जीएसटी क्या होता है? एक तरीके से सेंट्रल लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है ज्यादातर, और ज्यादा इनडायरेक्ट प्रोडक्ट पर तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे अल्कोहल हो गया या फिर स्मोकिंग वाला सिगरेट वगैरह हो गया, वो सब पर कौन लगाती है? एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो ये हमारा गलत है। तो फीचर यहाँ भी बोला गया कि फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एक तरीके से फीचर्स ऑफ जीएसटी। फीचर्स ऑफ जीएसटी क्या है? ये कंजम्पशन बेस्ड ऑन टैक्स, कि जब तक कंज्यूम नहीं होगा तब तक वो चीज पर टैक्स नहीं लगेगा। वन टैक्स अक्रॉस द कंट्री और नो टैक्स ऑन द टैक्स पर टैक्स नहीं लगता। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसेस, मतलब एक तरीके से जीएसटी आने के बाद एक सिंपल वे में लोग टैक्स को भरने लगे और उससे कहीं ना कहीं हमारे देश में डेवलपमेंट भी बहुत हुआ। तो 36 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ आपका। अब आते हैं 37th क्वेश्चन। 37th क्वेश्चन में क्या बोला गया? 37th क्वेश्चन में बोला गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व रहता है वो स्लोप होता है डाउनवर्ड। बिल्कुल सही है। तो फ्रॉम किधर? फ्रॉम तो लेफ्ट टू राइट। क्या? लेफ्ट टू राइट होता है। क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर बोला भी गया है यहाँ पर कि कहा डाउनवर्ड होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। तो ये आंसर हमारा सही है 37 का। इसमें एक्सप्लेनेशन भी आप लोग पढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से
या घटता बढ़ता है जो भी, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर, फिर से करेक्ट मैच पेयर है कॉलम ए और कॉलम बी। ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है। 3 का ई जो बोला जाए कि हमारा क्या है, एक तरीके से 3 का सी, सॉरी 3 का सी है, ई नहीं है भाई, 3 का सी है। मतलब जो फेस्टिवल गिफ्ट रहता है वो एक तरीके से ट्रांसफर पेमेंट है, कि जैसे मान लो कि कोई दिवाली आ गया, दिवाली का बोनस अगर मिला है किसी को, मान लो ठीक है, दिवाली का बोनस मिला गवर्नमेंट ऑफिसर्स को या कोई गुड्स एंड सर्विस को मिला, तो वो हमारा क्या हो गया, ट्रांसफर पेमेंट हो गया। When there is no goods and service are exchanged, the payment of the money is known as, क्योंकि यहाँ पर कोई गुड्स और सर्विस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक तरीके से गिफ्ट दिया जा रहा है, तो वो एक तरीके से ट्रांसफर पेमेंट के रूप में उसको बोला जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 39th क्वेश्चन में। बोला गया 39th क्वेश्चन में, इन अ कोविड सिचुएशन, कोविड-19 का सिचुएशन आया था, मेनी इकोनॉमिक्स रेज देयर कंसर्न दैट इंडियन इकोनॉमी हैज फेस अ डिफ्लेशनरी, मतलब क्या, यहाँ डिफ्लेशन आ गया है। क्या आ गया, डिफ्लेशन। देखो डिफ्लेशन का मतलब होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, मार्केट में जब इकोनॉमी, मार्केट के या इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हो जाना, तो बोला जा रहा है ड्यू टू द रिड्यूस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्री, सपोज अ मेंबर ऑफ हाई पावर्ड कमिटी कंस्टिट्यूटेड आरबीआई, एक कमेटी बनाया गया, उन्होंने क्या सुपरवाइज करा, कमर्शियल बैंक को लेकर, तो उन्होंने क्या बोला कि एक तरीके से आप करो, रिलीज करो ऑफ द मनी सप्लाई। क्या करो कि जब डिफ्लेशन आता है, तो डिफ्लेशन में मेन सिचुएशन क्या होता है, पैसे की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है, मार्केट में पैसे की कमी। देखो इंक्रीज हो जाता है कब, जब इन्फ्लेशन रहता है, पैसा अगर इंक्रीज हो गया मार्केट में तो इन्फ्लेशन का सिचुएशन, अगर मार्केट में पैसा डिक्रीज हो गया तो डिफ्लेशन का सिचुएशन। तो सरकार ने क्या बोला, या फिर बोला जाए कि आरबीआई ने क्या बोला कि भाई कमर्शियल बैंक को कि आप लोग पैसा रिलीज करो, पैसा दो टू इंश्योर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि जो आरबीआई शुड रिलीज द मनी एज इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड दस इट विल टर्न टू इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल, ताकि प्रोडक्शन लेवल फिर से पटरी पर आ सके और वहां से ज्यादा लोग खर्चा कर पाए और डिमांड इंक्रीज हो पाए, और उससे इकोनॉमी का जो इकोनॉमी पटरी पर आ सके। तो आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 48th क्वेश्चन में। 48th क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लीड्स टू अ राइज इन एक्सपोर्ट्स, कि अगर डेप्रिसिएट होगा अगर फॉरेन करेंसी, अगर फॉरेन करेंसी का वैल्यू अगर हमारा एक तरीके से डेप्रिशिएट करेगा, तब हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, राइज इन एक्सपोर्ट। क्या होगा कि एक्सपोर्ट में राइज होगा, एक्सपोर्ट में राइज होगा। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी, कि डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी इंप्लाइज द फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर अ फॉरेन बायर्स। क्यों, क्योंकि एक तरीके से वहां पर फॉरेन बायर्स वगैरह ज्यादातर वो गुड्स को परचेज करेंगे अगर वो हमारा करेंसी ज्यादा एक तरीके से डेप्रिशिएट करेगा फॉरेन करेंसी पर, ठीक है। अब आता है ओलिगोपोली कौन सा मार्केट। ओलिगोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर, ओलिगोपोली कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है भाई, एक तरीके से फ्यू सेलर्स रहते हैं। ओलिगोपोली में क्या, फ्यू सेलर्स रहते हैं, फ्यू सेलर्स रहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली, क्योंकि बहुत बिग जो सेलर्स रहते हैं और लास्ट नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर बिग सेलर्स रहते हैं और लास्ट नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं। अब बोला जा रहा है 42 क्वेश्चन में कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अवेलेबल, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अवेलेबल कब होता है। तो यहाँ पर बोला जाए नन ऑफ द अबव है, क्यों, क्योंकि लो प्राइस पर बिल्कुल नहीं, यूज ऑफ कमोडिटी वो नहीं होगा। तो इलास्टिसिटी कब होता है, कि जब क्वांटिटी, जिस भी प्राइस या जो भी डिटरमिनेंट की वजह से, अगर मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी भी बढ़ गया, मान लो, या क्वांटिटी घट गया, प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी अगर घट गया, तो हमारा क्या होगा, एक तरीके से इलास्टिसिटी यहाँ कर होता है कि नहीं। तो मतलब इलास्टिसिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिमांड चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बीइंग लो, द डिमांड विल इंक्रीज। जब प्राइस लो होगा तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जब प्राइस ज्यादा होगा तो मेरा डिमांड, तो ये इलास्टिक और इनइलास्टिक वाली बातें हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये सब सारी चीजें कंप्लीट है। इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन आपके डिमांड में कितना आ रहा है। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इफ एन इकोनॉमी हैज एनएफआईए, एनएफआईए कितना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, बाहर विदेश से जितना पैसा हमारे देश में आ रहा है वो पैसा, मतलब फ्रॉम अदर कंट्री आ रहा है हमारे देश में, और हमारे कंट्री से कितना जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से उनको माइनस करते हैं, तो हमारे देश में बहुत फॉरेनर लोग रहते हैं, वो जो पैसा बाहर भेज रहे हैं उसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एनएफआईए। तो बोला जा रहा है वो 200 करोड़ है, एंड वैल्यू ऑफ फैक्टर अब्रॉड टू अब्रॉड 40 करोड़ है। तो फ्रॉम अब्रॉड कितना होगा, तो भाई सिंपल सी बात है, ये 240 करोड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है कि जितना फ्रॉम अब्रॉड आया उसको माइनस करेंगे इनकम
जो टू अब्रॉड से एक तरीके से हमारे देश में कितना गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसको दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर, तो ये प्लस हो जाएगा इधर जाके, तो 200 में, तो 200 में प्लस होगा तो 240 करोड़ होगा कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि अब्रॉड से कितना इनकम आया 240 करोड़। ठीक है, आई होप सो 43 क्वेश्चन आ गया, और ये NFIA का फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। 44th क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वी ऐड अप द यूटिलिटी डिराइव्स द कंजम्पशन। सिंपल सी बात है कि अगर कोई यूटिलाइज कर रहे हो तो कंजम्पशन को इंक्रीज किया जा रहा है वहां पर, तो ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी वी गेट, तो ऑल यूनिट ऑफ द कमोडिटी क्या होता है, तो हमारा टोटल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ, एक तरीके से बोला जाए सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड से रिस्पेक्टिव में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा गवर्नमेंट रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, कि अगर डिमांड एक्सेस हो जाता है तो सरकार क्या करे, खर्च को कम कर दे, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दे। डिक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल रिड्यूस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, वो क्या करेगा, एग्रीगेट डिमांड के लेवल को एक तरीके से कम कर देगा, इन केस ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके, जो कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में जब एक्सेस डिमांड हो जाता है तो क्या करेगी, सरकार एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, और जब एक तरीके से जब लो डिमांड रहता है तो उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार खर्चा बढ़ा देती है, बोला जाए सरकार पैसा और देती है इकोनॉमी में, तो उससे क्या होता है, मार्केट में लोगों के पास पैसा ज्यादा आता है, फिर खर्च भी ज्यादा करते हैं। अब आते हैं 46 क्वेश्चन। 46 वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया, डैश इज द रेफर्स टू द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट व्हिच शोज द अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इसका आंसर क्या है, बोथ एक बोला जाए कि विच अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, कौन सा प्राइस फ्लोर और एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो प्राइस फ्लोरिंग किया जाता है कि मतलब मान लो कि MSP और जो प्राइस फ्लोरिंग रहता है वो चीज पहले ही सरकार, मान लो कि फसल को किसान ने लगाया राइस और व्हीट पर, तो राइस पहले ही सरकार बोल देगी कि भाई हम इतना क्विंटल लेंगे आपसे, तो मतलब सरकार फसल लगाने से पहले अगर जो प्राइस को दे देना उसको हम लोग बोलेंगे एक तरीके से प्राइस फ्लोरिंग। मतलब क्या, आपका ये जो प्राइस है उससे ऊपर आपको सरकार खरीदेगी, मान लो कि 1000 रुपए मार्केट में अभी चल रहा होगा, ठीक है, या अपने इस हिसाब से, तो सरकार ने बोला 1500 पर क्विंटल मैं खरीदूंगा, सरकार खरीदेगी, तो मतलब MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया था गवर्नमेंट के। आई होप सो ये चीजें कंप्लीट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा सा एक बोला गया हाइपोथेटिकल केस स्टडीज क्वेश्चन है, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से वहां पर सारी चीजों को बताया गया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं इसमें बिना कोई डाउट के। ठीक है, यहाँ बोला गया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो पाकिस्तान बैंक ऑफ पाकिस्तान यूजेस द प्रोडक्शन फंक्शन अप्रोच, कि प्रोडक्शन फंक्शन अप्रोच किया जा रहा है, तो अगर आप इसको पूरा अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लो, अब पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इसीलिए डिनोट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो आप लोग यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन दे सकते हैं। यहाँ पर एक तरीके से लोन वगैरह डिपॉजिट वगैरह में बात हुआ, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो। अब बोला गया कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान यूजेस अ डैश फंक्शन अप्रोच, तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन अप्रोच, क्या कि कितना प्रोडक्शन किया जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एक बार कि प्रोडक्शन अप्रोच यहाँ पर किया गया है, देखो यहाँ पर लिखा गया है ना कि कौन सा अप्रोच है, प्रोडक्शन फंक्शन अप्रोच है, तो सारा आंसर आपको यहाँ पर एक तरीके से आपको केस बेस्ड स्टडीज में ही मिल जाएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, जैसे कि वहां बताया गया इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इन अ लार्ज इन विच टाइप ऑफ बैंक, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इन इज लार्ज, लार्ज कब होता है, तो जब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, कि अगर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन अगर लार्जर वे में होता है तो हमारा क्या होगा, एक तरीके से लार्जर प्रोडक्शन हमारा निकल के आएगा। तो बोला जा रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज लार्जर देन द ब्रांच ऑफ स्मॉलर स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कि एक तरीके से इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, लार्ज है एक तरीके से बोला जाए ब्रांचेस एट द स्मॉलर स्केल लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब जैसे प्रोडक्शन अगर हमारा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारा एक तरीके से बोला जाए छोटा छोटा प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम लोग स्केल कर पाएंगे अपने इकोनॉमी को। तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 48 भी कंप्लीट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला गया, और 50 में जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द बैंक ग्रोस इन अ साइज, कि बैंक जब बढ़ता है देन इट मूव क्लोजर टू रिटर्न ऑफ द फैक्टर, है कि नहीं, कि जैसे जैसे बैंक बढ़ता है वैसे वैसे उसकी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाती है,
टू अचीव क्या, अचीव करने के लिए, तो एक तरीके से रिटर्न टू द फैक्टर अचीव्स डैश रिटर्न टू द फैक्टर, वो क्या करते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ द फैक्टर। क्या हमेशा चाहता है ना कोई इंसान कि कैसे हम इंक्रीज कर पाए, हमारी इकोनॉमी कैसे इंक्रीज करें, तो वो सब इंक्रीजिंग से रिलेटेड है। व्हेन अ बैंक ग्रोज इन अ साइज इट मूव्स क्लोजर टू अचीविंग द रिटर्न टू अ फैक्टर, कि इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ द फैक्टर वो अचीव करने का काम करता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल, कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल क्या होता है, कि रिटर्न टू अ स्केल इज अ लार्जर ब्रांचेस इज ड्यू टू किसके थ्रू, कि भाई इंक्रीज करता है कोई बैंक तो इसका एक लार्जर स्केल है, तो उसका हमारा ऑप्शन होगा ए एंड बी। इंक्रीज इन द लोन्स, की ज्यादा ज्यादा लोन दो, और इंक्रीज इन द डिपॉजिट, अगर लोग डिपॉजिट ज्यादा कर रहे हैं और बैंक जो है वो लोन ज्यादा दे रहा है, तो वो क्या होगा, जल्दी से जल्दी वो बैंक क्या करेगा, ज्यादा कामयाबी हासिल कर पाएगा और इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल में जल्दी से पहुंच पाएगा। तो आई होप सो ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा आपका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमने पूरे एक तरीके से 50 क्वेश्चन अभी तक कर रखे हैं। तो अगर इनमें कोई डाउट है तो आप लोग जाके एक बार पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है हमारा स्काईनॉमिक्स, ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आप लोग इस पे जाके एक बार ज्वाइन कर लीजिए, क्या जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों को वहां पर सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं जो आपके बेनिफिट के लिए। ये हमारा फेसबुक आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, बस लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए थोड़ा बहुत, ताकि आप लोगों का जो है वो डेस्परेशन लेवल बना रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।